तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 12th ISC IA ICOM तीनों के लिए जो हिंदी है 100 मार्क्स का, जो हिंदी का 7वां चैप्टर है ओ सदा नहीं रहा। बिल्कुल 100 मार्क्स का जो हिंदी है वो ISC IA ICOM तीनों के लिए होता है, सेम ही होता है 100 मार्क्स का। और यह जो 7वां चैप्टर है ओ सदा नहीं रहा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इस चैप्टर का हम सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से आपकी 5+ मार्क्स जो है कि फिक्स हो जाएगी। बिल्कुल 5+ मार्क्स जो है कि लेखक परिचय से आपकी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 16-17 जो है कि सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। बिल्कुल 16 या 17 हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे इसी क्लास में, तो आप लोग बने रहिएगा। कुल मिलाकर इस क्लास को करने के बाद आपकी 15 मार्क्स लगभग फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो है आपको पूछिएगा 200 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स का आपको बनाकर कंप्लीट करके देना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का सब्जेक्टिव। तो चलिए जल्द से आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा इसके जो है कि लेखक परिचय से। उसके बाद जो है कि 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो हो सकता है उसमें से 5 नंबर का भी आ जाए, 2 नंबर का भी आ जाए, तो उसके लिए आपको 10 नंबर वहाँ से और 5 नंबर यहाँ से 15 नंबर की आज की क्लास में हम करने वाले हैं। 15 नंबर का काम तमाम हो जाएगा। तो चलिए जल्द से आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे। चलिए जल्द से इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ओ सदा नहीं रहा चैप्टर है। सबसे पहले आपको इन बातों को याद रखना है, ठीक है। पहले चैप्टर क्या है, तो यह हिंदी चैप्टर है। हिंदी चैप्टर का जो यह बुक है हिंदी बुक का, तो हिंदी का यह जो चैप्टर है वह 7वां चैप्टर है, ठीक है। 7वां चैप्टर का नाम क्या है, ओ सदा नहीं रहा। क्या है, ओ सदा नहीं रहा। यह गद्य खंड का 7वां चैप्टर है ओ सदा नहीं रहा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा ओ सदा नहीं रहा चैप्टर लिखा गया है। चलिए और आगे हम देखते हैं क्या है। यह जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातों को देखिए। यह निबंध लेखक के गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र को केंद्रक मानकर लिखा गया। यह जो कहानी है, निबंध है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। यह जो है ओ सदा नहीं रहा वह एक निबंध है, ठीक है। और यह जो निबंध है गंडक नदी जो है, गंडक नदी का नाम हम सिर्फ सुने हुए हैं, तो गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र जो है उसे केंद्र नामक बनाकर इसको लिखा गया है। और जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी है, उनका जन्म जो है हुआ था यहाँ पर 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है आपका 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर किस चैप्टर के लेखक है, तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वे ओ सदा नहीं रहा चैप्टर के लेखक है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, और निधन है अर्थात मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को। चलिए आगे इनकी जो जन्मभूमि है जगदीश चंद्र माथुर की, उनको देखते हैं। तो इनकी जन्मभूमि है खुर्जा बुलंदशहर शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश। सबसे पहले याद रखिएगा, इनका जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है इनका जो है कि जन्म हुआ था। इनकी जन्मभूमि जो है उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और क्रम क्षेत्र जो है इनका नाटककार एवं लेखक थे। ये जो है नाटककार एवं लेखक थे। कौन नाटककार एवं लेखक थे, तो जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ओ सदा नहीं रहा चैप्टर के लेखक है, वे नाटककार एवं लेखक थे। उनका जन्म स्थान है, जो जन्मभूमि है, वे शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी कार्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का काम हम सिर्फ आपके यहाँ पे लेखक परिचय से हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम 16-17 हम सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, कार्य जो है इनका 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का जो है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन बीज रोपण किए थे। बिल्कुल बीज रोपण जो है हम इसको पढ़ाए हुए हैं, इसका अर्थ हम बिल्कुल समझाए हुए हैं ओ सदा नहीं रहा चैप्टर का। तो यहाँ पर जो 1944 का यहाँ पे बताया गया है, 1944 में ये कार्य। तो 1944 में जो बिहार के वैशाली जिला है, तो प्रसिद्ध है, बीएड का अधिकतम कॉलेज जो है कि वैशाली में ही है। तो वैशाली जो महाउत्सव लगता है उसका बीज रोपण जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ही किए थे। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक, सूचना और प्रसारक मंत्रालय में हिंदी सलाहकार थे। जो ऑल इंडिया रेडियो है उसमें जो है कि सूचना और प्रशासनक मंत्रालय में हिंदी सलाहकारक थे, हिंदी में सलाह देते थे, ठीक है। और उनकी जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड पूछ देता है, ठीक है ना। उनकी जो शिक्षा है एम.ए. अंग्रेजी प्राग विश्वविद्यालय 1941 में, ISC जो है 1941 में उनका ISC पूरी परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। परीक्षण के लिए अमेरिका गए। उन्होंने अमेरिका से भी अपना अध्ययन किया था, अमेरिका से भी उन्होंने अपना क्लास किया था। बिहार के शिक्षा सचिव हुए। वे जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर, वे बिहार के शिक्षा सचिव भी रह चुके हैं, और वे MA अंग्रेजी से किए हुए थे, ठीक है। कहाँ से, प्रयाग विश्वविद्यालय से किए थे। याद रखिएगा, प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में
एमए किए थे और उनका जो आईएससी है इंटरमीडिएट साइंस कोर्स वह 1941 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है सामान्य विद्या। यहाँ पे कुछ दिखा गया, विद्या वारिस की उपाधि जो है, इनको विद्या वारिस की उपाधि जो है कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो हमारे विद्या वारिस की उपाधि जो है हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी को दिया गया था और उनको कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा से राज्यसभा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है किन किन सम्मान से हमारे जगदीश चंद्र माथुर जो कि ओस द नीरा चैप्टर के लेखक है उनको सम्मानित किया गया था। तो कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं, तो एक दो कृति को हम देख लेते क्या है। उनकी मुख्य कृति में मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, उसके बाद है शारदिया, उसके बाद पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह टेक, गगन सवारी, दो कठपुतली, उसके बाद है 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, और उसके बाद कुछ निबंध है इनकी। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से प्रस्तुत है। यह जो आपको कुछ निबंध यहाँ पे दिए गए मुख्य कृति, यह जो निबंध है उनके बोलते पुस्तक से प्रस्तुत है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके प्रश्न जो है 1 नंबर 2 नंबर सही प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना तक 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, 1 मार्क्स तो आपका यह हो गया ओस द नीरा चैप्टर के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। याद रखिएगा, ओस द नीरा चैप्टर के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला है कि उनका जन्म जो है कब हुआ था, तो उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। उनका अगला है उनका निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। यह जो निबंध है, सबसे पहले याद रखिए ओस द नीरा एक निबंध है। चौथा नंबर में है ओस द नीरा एक निबंध है जो कि गंडक नदी के एवं उसके आसपास के केंद्रों को मानकर लिखा है। इसमें आपको 2 नंबर पूछ सकता है कि यह जो ओस द नीरा निबंध है वह कहाँ से लिया गया था, किस चीज को मानकर लिया गया था, तो यह गंडक नदी को मानकर लिया गया था। उसके बाद इनकी जन्मभूमि है, लेकिन अधिक मार्क्स है जो कि आपको यहाँ से पूछ सकता है। इनकी जन्मभूमि के बारे में पूछेगा, इनकी जन्मभूमि कहाँ है, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिला था, तो कालिदास अवार्ड और बिहार राज्यसभा अवार्ड। मतलब कि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि आपकी क्लियर हो गई है। लगभग मुझे लगता है 5 मार्क्स से ज़्यादा ही क्लियर हो गई है। चलिए यहाँ से प्रश्न और इसका आंसर हम कर लेते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं क्या है। यह प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता। याद रखिएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, तो इसका आंसर पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको बारीकी से समझा देंगे। तो चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद महावन समतल हो गया। क्या हो गया, जो वहाँ का महावल था वह समतल हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता है और वहां बाढ़ प्रचंड रूप ले लेता है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या था, प्रश्न को समझिए। प्रश्न था, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था जो कि धीरे धीरे उसकी कटाई शुरू होनी हो गई। धीरे धीरे जंगल का नष्ट हो गया। जंगल के नष्ट होने के बाद वहाँ का जमीन जो है समतल हो गया, वहाँ का महावन समतल हो गया जो कि पानी की बहाव की रुकावट नहीं कर सकता है, जिसके वजह से वहाँ बाढ़ का प्रचंड रूप ले लेती है वहाँ की पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर जो है 2 नंबर में है इतिहास की कीमियाई। याद रखिए, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आवश्यक है, तो हमारा आंसर है हमारे यहाँ 12वीं सदी के से लगभग 300 वर्ष कर्नाटक वंश का राजा था। हमारे यहाँ जो है 12वीं सदी से लेकर 300 वर्ष तक कर्नाटक वंश का राजा था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वरपुत्र विक्रमादित्य के सेनापति आदि नेपाल तथा मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यही बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृत इस प्रदेश की निधि है। यही इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया क्या है। तो आपको समझना है, यहाँ पर आप शॉर्ट में भी लिख दोगे तो भी 2 नंबर दे देगा। क्या लिखना है, हमारे यहाँ 12वीं सदी से, याद किस सदी से, तो 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष कर्नाटक वंश का राज्य था।
प्रथम राजा जो है वे नानदेव चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति, जो सेनापति है विक्रमादित्य के सेनापति आदि नेपाल, याद रखिएगा, आदि नेपाल तथा मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यही बस गए। और यहाँ पे विजय यात्रा पर आए और यहीं पर रह गए, यहीं पर बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृत इस प्रदेश की निधि है। यही इतिहास का कीमियाई प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको यही बताएंगे कि आप फ्री पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। घाघर शब्द का क्या अर्थ है, क्या पूछा 3 नंबर में, घाघर शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ओराव भाषा में घाघर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूरी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि घाघर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो घाघर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भाड़े का मजदूर। याद रखिएगा, घाघर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो घाघर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। चलिए अगला देखते हैं। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज है। क्या है, ये जो भाड़े का मजदूर होते हैं, घाघर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। तो जो भाड़े के मजदूर होते हुए दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर के आदिवासियों के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती, जो नील की खेती जो है पहले अंग्रेज हम लोगों से करवाती थी, तो नील की खेती सिलसिले में 18वीं सदी के अंत तक यहाँ लाया गया था। नील की खेती के सिलसिले में जो है इन लोगों को 18वीं सदी के अंत में लाया गया था। याद रखिएगा, पहले घाघर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो घाघर शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर कहाँ के वासी थे, तो भाड़े का मजदूर दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासी के वंशज थे। यहाँ के लोग, वो जो लोग थे आदिवासी वंशज, वे लोग नील की खेती के सिलसिले में आए थे 18वीं सदी में। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ दिया गया एक टॉपिक, थारुओं की अनुपम कला गृह कला थी। क्या थी, थारुओं की जो अनुपम कला है वह गृह कला थी। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर मजेदार क्वेश्चन, आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। क्या करना है, जो थारुओं की कला है उसका परिचय हमको अपने पाठ के आधार पर देना है। ठीक है ना, तो थारुओं की कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, जो थारुओं की कला होते हैं वे उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला रहने वाले के योग्य है। वे अपने घरों में घन रखने के लिए कई तरह के रंग वाली सीट से टोकरी बनाते हैं। याद रखिएगा, थारुओं की जो कला होती है, कला परिचय हमको देना। ठीक है, तो थारुओं की कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने वाले के योग्य, वे अपने घरों में जो धान होते हैं, धान की खेती तो होती है बिहार में, तो धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिंक से टोकरी पात्र बनाते हैं। ठीक है, आगे है, झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नजर आती थी। जो झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ पुंज से बनाए जाते हैं उनमें भी उनकी बहुत सी सुंदरता कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधु का अनोखा तर्क। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। जैसे होता है ना पनपियाई, याद है आप लोगों को, याद आप लोगों का ताजा होगा पनपियाई। तो जो है हर जो औरत होती है घर की पत्नी, वह होती दोपहर में खाना लेकर खेत में जाती है। वधु जब एक काम पहली बार करती है तो मथी के ऊपर पीढ़ा पर रखे सिक्क से बनी टोकरी में खाना लेकर जाते हैं। जो सिक्की होता है, हम लोग सिक्क को कहते हैं सिक्की, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं सिक्की। ठीक है, तो सिक्की जो होता है, सिक्की का डलिया बना होता है, उसमें दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, तो परिचय हमको देना था इसमें थारुओं की कला का परिचय। तो थारुओं की कला में होता है, थारुओं की जो कला है वो कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, उनकी कला सहारने वाले के योग्य, वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सीट से
टोकरी जो है सीक दिया हुआ है, ठीक है, सिक्की जो होता है वही सिक्की है, तो सीक से टोकरी बनाते हैं। झोपड़ी में प्रकाश के लिए दीपक जो जलते थे उसमें भी उनकी हाथ की कला नजर आती है। उसके बाद शिकारी और किसान के काम आने वाले पदार्थ पुंज से बनाए जाते थे। इनमें बहुत सी चीजें जो कि आप लोग अपने गांव में होता ही है ये सब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर में है, अंग्रेज निहल्ले किसानों पर क्या अत्याचार करता था। जो अंग्रेज थे, ठीक है, तो अंग्रेज निहल्ले किसानों पर क्या अत्याचार करता था। तो अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। क्या किया था? जो अंग्रेज ठेकेदार थे वे 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। उस समय नील बहुत मांग थी, ठीक है, नील बहुत जो है कि मांग थी, नील का मार्केट था, उसमें मांग थी, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील जो होता है, नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए हैं। वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना होगा। अगर 1 बीघा होता है 20 कट्ठा, ठीक है, तो 20 कट्ठा जो जमीन होते हैं उसमें से 17 कट्ठा में आपको आपका जो फसल है उसको लगाना है और 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। इसी को कहा जाता है 3 कट्ठिया, ठीक है। 3 कट्ठिया जो आप लोग सुने होंगे, मैट्रिक में पढ़े भी होंगे। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। अगर किसी भी किसान के यहाँ कोई खुशी होता था, उत्सव होता था, तो उसमें भी आपको यहाँ पे जो साहब है, ठीक है, उनको जो अंग्रेज साहब थे उनको नजराना भेजता पड़ता था, वो गिफ्ट भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसान से वसूले जाते थे। जो इनके जो साहब होते थे अंग्रेज, वे बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए, सोच लीजिए, अंग्रेजों के इलाज के लिए पैसे किसान भरते थे। ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेजों ने किसानों पर। यही सब अत्याचार है जो कि अंग्रेज किसान पर किया करते थे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अंग्रेज निहल्ले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो ये सब अत्याचार जो है हम अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी, मार्केट चल रहा था उस समय, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए हैं। वे किसानों से जबरदस्ती 3 नील की खेती करवाते थे। किसान को ऐसा कहा जाता था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसान से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार जो है अंग्रेज ही करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या। 6 नंबर जो है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। जो गंगा पर पुल बना था, ठीक है, वे पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिणी बिहार के, यहाँ पे दक्षिणी बिहार के क्रांतिकारी फैल गए थे, ठीक है। जो दक्षिणी बिहार के क्रांतिकारी होते हैं वे अंग्रेज पर थोड़ा भारी पड़ते थे, ठीक है। तो जो है अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिणी बिहार के क्रांतिकारी जो है फैल गए थे। अंग्रेजों के साथ वहाँ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बगावत मतलब होता है उससे लड़ाई का, अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है। तो बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर वे क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैला जाते तो अंग्रेज का जो है बहुत भारी नुकसान होता, ठीक है। दक्षिणी भारत के लोग जो है वे बहुत ही अच्छे, मतलब अंग्रेज के विरुद्ध उनका बहुत भूमिका रहा है अपने देश को आजाद कराने में। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वे क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल नहीं बनने दिए, ठीक है। तो क्या है, आप पहले प्रश्न को फिर से समझ लिए। प्रश्न आपका है, गंगा पर पुल बनने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। तो गंगा पर पुल बनने में अंग्रेज ने दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि जो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिणी बिहार के जो क्रांतिकारी थे वे फैल गए थे और अंग्रेज के साथ वे बगावत की स्थिति आ गई थी। अंग्रेज और बगावत होता तो अंग्रेज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता और अंग्रेज नहीं चाहता था कि वह जो बगावत की स्थिति है वह अन्य शहरों में फैले। इसी के वजह से गंगा नदी पर जो है कि यह पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली थी अंग्रेज। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7 में क्या है, 7 नंबर में है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछना है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा।
यह भी आई है। ठीक है, तो क्या था, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने की एकमात्र उपाय है शिक्षा। बिल्कुल किसी भी के अगर विचारधारा को लिया जाए, अच्छे विचारधारा को, तो उसमें यही है कि गरीब धारा जो होते हैं, आर्थिक की समस्याओं को दूर करने का एक ही मात्र उपाय हुआ है शिक्षा। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गाँव, बड़हवरा, जो 3 गाँव के थे, बड़हवरा, ठीक है, 3 गाँव का नाम था बड़हवरा, मधुबन, भीतिहवरा। ठीक है, तो ये 3 जो गाँव थे, इसमें आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिए, गांव का नाम क्या था? 3 गांव में आश्रम की स्थापना की थी, बड़हबरा, मधुबन, ठीक है, मधुबन, उसके बाद क्या था, भीतरी रहवा। ठीक है, तो इन 3 में आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र के आयकरदाताओं को दिया गया था। किसको दिया था? उस आश्रम की जो जिम्मेदारी थी, पहले के युग में आश्रम होता था, ठीक है ना, अब स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है, ये पहले के युग में ना आश्रम हुआ करता था। अभी भी आश्रम है, बहुत ही गुरुकुल है, आश्रम है, अभी भी है, लेकिन पहले जो है आश्रम हुआ करता था। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि उसको अच्छे शिक्षे, अच्छा जो शिक्षा उनको अच्छे तरह से प्रदान किया गया उनको। और तो चलिए फिर से एक बार इस प्रश्न को समझते हैं। क्या है? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी जो है वे, गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय शिक्षा थी। गांधी जी ने चंपारण शिक्षा के लिए वहाँ 3 गांव जो है, बड़हवरा, मधुबन, भीतिहवरा में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी जो है गुजरात, महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को दे दिए थे। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहां रखे गए ताकि अच्छे शिक्षा बच्चों को प्राप्त कर सके। चलिए इसमें कुछ मुख्य बातें, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य बातें, बड़हवरा का विद्यालय इंजीनियर श्री बनर्जी गोखले और उनकी पत्नी के नाम पर था, ठीक है, वही संभालते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मधुबन का विद्यालय नरहरिदास परीख और उनकी पत्नी तथा महादेव देसाई ने चलाया था, ठीक है। चलिए अगला है, भितरहवा के अध्यक्ष डॉक्टर देव और सुमन जी थे। इनके अलावा वहां पुंडलिक जी और क्या थे, कस्तूरबा भी थे, याद रखिएगा, कस्तूरबा भी थे और पुंडलिक जी भी थे। चलिए 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर को देख लेते हैं। क्या है 8 नंबर में है, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? जो गांधी जी है उनके शिक्षा संबंधी आदर्श जो है वे आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, ठीक है। गांधी जी के शिक्षा चरित्र क्या थे कि बच्चों में जो है, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो, ठीक है। अक्षर ज्ञात तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है मात्र, ठीक है। अक्षर जो होता है, ज्ञान जो पढ़ाई होती है, वो तो एकमात्र साधन है, किसके लिए? संस्कार के लिए, उत्तम चरित्र के लिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। गांधी जी का यह विचारधारा जो ज्ञान के बिल्कुल में प्राप्त रखेंगे उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे, ठीक है। क्या 8 नंबर फिर से हम एक बार देखते हैं। 8 नंबर, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों के संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए मात्र एक साधन था। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो वे छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा कि बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। गांधी जी का यह भी विचार जो है ज्ञान
वे बिल्कुल प्राप्त करने का उनका उपयोग खेती, ग्रामीण और जीवन का। चलिए आज की क्लास में हम 8 ही प्रश्न करा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 20 मिनट प्लस का वीडियो बन गया है। और आज की जो कि है आपको हम क्या क्या बताए हैं यहाँ पे, जो आपका ओ सदन या चैप्टर जो है या जिसको अभी हम कर रहे थे, इसका पूरा लेखक परिचय हम बताए हैं। इसके लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 14 मई 1978 ईस्वी को। जन्मभूमि क्या है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। कर्म क्षेत्र संख्या जो है इनका, नाटककार एवं लेखक थे ये, ठीक है। इनके बारे में जो भी है सही आपको बता दिया गया है। और यहाँ पे आपको 8 प्रश्न आज की क्लास में कराई गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब बच गया 8 प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न जो है आपको हम कल की, देखिए 16 प्रश्न है, जो कि 8 प्रश्न जो बच गया उसको हम अगले क्लास में करा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करा पाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बने रहिएगा, जो भी सर क्लास देंगे सर क्लास करते रहिएगा।